हेलो नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का श्री श्याम क्लासेस संस्था पर दिल खोल के स्वागत है। अभी जिस प्रकार आरपीएससी की एक भर्ती आ रखी है आरओईओ, तो आरओईओ के अंदर दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो राजस्थान जीके, इंडिया पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स, जो आज के समय में हर बच्चा अपने पास स्टैंडर्ड बुक रखता है और स्टैंडर्ड बुक्स के आधार पर अपनी तैयारी कर लेता है। अब हर बच्चा जो आरओईओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए अपने जो कंफ्यूजन का जो सब्जेक्ट है वो है पार्ट पे, क्योंकि इसमें नगरपालिका कानून 2009 के बारे में बताना है। और वो क्या करता है, हर बच्चा बुक लेके आता है और उस बुक के अंदर आपको पता है नगरपालिका अधिनियम में 17 अध्याय व 344 धारा है। अब बच्चे के कंफ्यूजन ये है कि क्या 344 धाराएं पूरे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार अपने भारतीय संविधान में भी 395 अनुच्छेद है, तो हर विद्यार्थी हर अनुच्छेद को याद नहीं कर सकता। जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है या जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है उन्हीं को ही पढ़ पाता है। तो इसी प्रकार जो हमारे नगरपालिका अधिनियम है उसमें जो 344 धारा है, उन 344 धारा में से जो आपको इंपोर्टेंट धारा होगी वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी करते हुए अब आज हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जिस प्रकार आप सभी को मैंने पहले बताया था कि आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। ये अधिनियम ओनली फॉर अपने राजस्थान राजस्व अधिकारी और राजस्थान अधिशासी अधिकारी जो भर्ती आ रही है आरओईओ, उसी के अंदर काम में आएगा। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है ये ओनली फॉर शहरी क्षेत्र में काम करेगा, क्योंकि अपने पंचायत क्षेत्र में क्या होता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 उसी के तहत काम होते हैं, और शहरों के अंदर क्या होता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 इसी के तहत काम होता है। तो आपको ये पता है जो ये अधिनियम है ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 11 सितंबर 2009। आप ये नोट कर लेना, लागू कब हुआ 11 सितंबर 2009, छावनी क्षेत्र को छोड़ के, क्योंकि छावनी क्षेत्र में राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों सरकारें मिलकर वहां पे क्रियाकरण करती है, क्रियान्वित कार्य जो क्रियान्वित करती है, ये लागू हुआ 11 सितंबर 2009 छावनी क्षेत्र को छोड़ के। अब दूसरा क्या है, जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम में अध्याय है टोटल 17। कितने लेसन है, 17 अध्याय, और टोटल अध्याय कितने, आर्टिकल्स 344, 17 अध्याय और 344 धाराएं। तो हमारा आज का वीडियो का मकसद यही है कि 344 धारा में से कौन सी इंपोर्टेंट वो धाराएं हैं जो हमारे एग्जाम में आएगी, पार्ट बी में आएगी। और आपको ये वीडियो बहुत, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें जो 344 धाराएं जो इंपोर्टेंट धारा होगी आपको मैं वही बताऊंगा। अब इसकी कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। क्यों नगर निगम अपने राजस्थान में टोटल नगर निगम कितने हैं, 10 नगर निगम है। कौन कौन से हैं, अजमेर नगर निगम, बीकानेर नगर निगम, भरतपुर नगर निगम, उदयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर और जयपुर और कोटा। ये क्या है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये अपने दो है, जयपुर हेरिटेज और जयपुर दक्षिण, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण। नगर परिषद कितनी है राजस्थान में, 35 नगर परिषद, और नगर पालिका कितनी है, 168 नगर पालिकाएं। तो आप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, नगर निगम कितनी है राजस्थान में, नगर परिषद कितनी है और नगर पालिका कितनी है, तो प्लीज आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया कि लागू 11 सितंबर 2009, 17 अध्याय 344 धारा, नगर निगम 10 है, नगर परिषद 35 है और नगर पालिका 168 है। तो हम आगे कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं के आधार पर आगे की ओर चलते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि जो हमारे सिलेबस जो जारी किया आरपीएससी ने, उस आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया उस सिलेबस में क्या है कि मतलब जो हमारे टॉपिक बताए गए या जो अध्याय बताए गए उन्हीं अध्यायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला अध्याय है, अध्याय फर्स्ट, इसमें ओनली फॉर परिभाषा, वे शब्दावली, ये अपने सिलेबस में नहीं है पर फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर लेना जरूरी है। परिभाषा व शब्दावली। अब इसमें जैसे परिभाषा ये बताई गई है कि अपने मार्ग का परिभाषा क्या है, कूड़ा करकट का परिभाषा क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, प्राधिकृत विकास क्या होता है, अप्राधिकृत विकास क्या होता है। तो आप ये ऑलमोस्ट जान सकते हैं कि जैसे मार्ग किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। अब इसमें दो इंपोर्टेंट शब्द कौन से हैं, पहला इंपोर्टेंट शब्द है लॉजिंग हाउस, लॉजिंग हाउस, दूसरा है कांजी हाउस। ये जो अपने इंपोर्टेंट है दो शब्द, इन शब्द के बारे में ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लॉजिंग हाउस व कांजी हाउस। लॉजिंग हाउस क्या होता है कि जो नगर पालिका होती है वो यात्रियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए या किसी अन्य रहन बसेरों के लिए मतलब क्या होती है, रुकने के लिए व्यवस्था करती है।
शहरों के अंदर हम देखते हैं, जिस प्रकार आप खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी हम जाते हैं तो शहरों के अंदर क्या होता है, रेन बसेरा बना होता है, जहां पे विद्यार्थियों के लिए फ्री सुविधा होती है, सभी यात्रियों के लिए फ्री सुविधा होती है। जो हम जहां पे टेंट लगे होते हैं और उस टेंट में हम रहते हैं उसे बोलते हैं लॉजिंग हाउस। क्या बोलते हैं? लॉजिंग हाउस। और उसे हम बोल सकते हैं रेन बसेरा, जो नगर पालिका के द्वारा हर बस स्टैंड पे, हर रेलवे स्टेशन के पास बनाए जाते हैं रेन बसेरा, जहां पे तीर्थ यात्री बिना निःशुल्क के साथ रह सकते हैं, इन्हें बोलते हैं रेन बसेरा। कांजी हाउस क्या होते हैं? कांजी हाउस वे हाउस होता है जिसमें मतलब जो शहरों के जो आवारा जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं आवारा, जिनका किसी प्रकार का उन पे स्वामित्व नहीं होता है, तो जो ऐसे आवारा घूमते हैं पशु गलियों में, रोड पे, तो उन्हें क्या करते हैं, उन पशुओं को एक हाउस में रखा जाता है, उसे बोलते हैं कांजी हाउस। मतलब जहां पे आवारा पशुओं को रखा जाता है, आवारा पशुओं को जिन हाउस में रखा जाता है उन्हें बोलते हैं कांजी हाउस। क्या बोलते हैं? कांजी हाउस। समझ गए? ये दो वर्ड अपने लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, लॉजिंग हाउस और कांजी हाउस। अब आपने ये नोट कर लिया, तो हम चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय का नाम है अध्याय 2, नगर पालिका का गठन। नगर पालिका का गठन, इसमें है अपने धारा 3 से 50, धारा 3 से 50। ये आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार जो पिछले अपने ईओ आरओ के एग्जाम हुए थे, इसी में से आपके 13 क्वेश्चन आए थे। 13 क्वेश्चन इसी नगर पालिका गठन से धारा 3 से लेकर 50 तक के बीच में से 13 क्वेश्चन आए थे। तो उन्हें 13 क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए और हमारी कुछ जो इंपॉर्टेंट धारा है कि इस अध्याय के अंदर मतलब 3 से लेकर 50 तक के बीच में जो कितनी इंपॉर्टेंट धारा है, उन इंपॉर्टेंट धारा के आधार पर हमने जो ये वीडियो बनाया है। तो आप अब इसमें जो इंपॉर्टेंट धारा है वो इंपॉर्टेंट धारा देख लीजिए। धारा 3, धारा 3, इसमें नगर पालिका का परिसीमन। नगर पालिका का परिसीमन, परिसीमन का मतलब क्या होता है? किसी भी सीमा में परिवर्तन करना। जो भी संक्रमणशील क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहां क्या होगा? संक्रमण मतलब क्षेत्र, जो जनसंख्या क्षेत्र बढ़ेगी, जनसंख्या क्षेत्र क्या बढ़ेगी तो क्या होगा? वहां पे नगर पालिका का परिसीमन किया जाएगा। नगर पालिका परिसीमन कैसे किया जाएगा? कोई भी पंचायत है, पंचायत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये पंचायत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहां पे क्या करेगी? राज्य सरकार एक अखबार के अंदर राजपत्र अधिसूचित करेगी। क्या करेगी? राजपत्र अधिसूचित करेगी, और उस क्षेत्र को क्या बना दी जाएगी? पंचायत से क्या बना दी जाएगी? नगर पालिका। पंचायत से क्या बना दी जाएगी? नगर पालिका। पंचायत से बना दी जाएगी नगर पालिका। अब क्या होगा? जैसे ही नगर पालिका बनी तो अपने पंचायत के अंदर जो सरपंच है उसे क्या कहेंगे हम? अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन। और जो यहाँ पे वार्ड पंच उन्हें क्या बोलेंगे? पार्षद। जो यहाँ पे उप सरपंच उन्हें क्या बोलते हैं? उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन। ओके, समझ में आ गया? ये होता है नगर पालिका परिसीमन धारा 3। कौन जारी करता है? राज्य सरकार। ये इंपोर्टेंट रखना। कौन जारी करता है? राज्य सरकार अखबार में एक राजपत्र अधिसूचित करता है। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नगर पालिका का परिसीमन कौन करेगा? ऑप्शन में आएगा राज्य सरकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, या अपने ईओ या आरओ। तो इसमें अपने क्या होगा उत्तर? राइट, राज्य सरकार। ठीक है, आपने ये समझ ली धारा 3 नगर पालिका का परिसीमन। परिसीमन कौन कर सकता है? राज्य सरकार। अब अगली है धारा 5 जो है नगर पालिका की स्थापना। क्या है? नगर पालिका की स्थापना। धारा 5 नगर पालिका की स्थापना। नगर पालिका की स्थापना। नगर पालिका की स्थापना। अब नगर पालिका की स्थापना जैसे हमने पहले बताया था, नगर पालिका का परिसीमन। अब परिसीमन तो राज्य सरकार कर दिया। अब नगर पालिका की स्थापना के लिए क्या होगा कि नगरीय निकाय का एक गठन होगा। यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा? नगरीय निकाय। अब नगरीय निकाय बनी तो क्या होगा? यहाँ पे नगरीय निकाय को एक मोहर दे दी जाएगी। नगरीय निकाय जो नगर पालिका होगी उसके लिए एक पर्सनल क्या होगी? मोहर, जिसे हम सील बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सील बोलते हैं इंग्लिश में। नगर निगम के लिए क्या होगा? नगरीय निकाय स्थापित कर जाएगी, एक मोहर एक सील होगी। और
अब जैसे जैसे क्या होगा, नगर पालिका स्थापना कर दी, छोटे क्षेत्र है जैसे मतलब 5,000 से लेके 25,000 तक की जो जनसंख्या है उसके लिए क्या बनाएंगे, नगर पालिका 4। 25,000 से 1 लाख के बीच में नगर पालिका 3, 25,000 से क्या होगा 1 लाख के बीच में नगर परिषद, और फिर 5 लाख से अधिक होगी उन्हें नगर निगम बना दिया जाएगा। इसी प्रकार ये नगर पालिका की स्थापना, इसमें क्या होगी, नगर निकाय और नगर निकाय को एक मोहर दे दी जाएगी। ये नगर पालिका स्थापना धारा 5। अब है धारा 7। धारा 7 में क्या है, पदावधि। पदावधि, अब आपको सबको पता है कि पंचायती राज अधिनियम में पदावधि कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की। उसी प्रकार अपने जो नगर पालिका कानून है 2009 उसमें भी पदावधि कितने वर्ष की, 5 वर्ष की। कोई भी यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पार्षद बनता है तो उसकी पदावधि कितनी होगी, 5 वर्ष। ये भी धारा इंपोर्टेंट है कि धारा 7 में पदावधि के बारे में बताया गया, पदावधि कितनी रहेगी, 5 वर्ष तक। यदि अध्यक्ष तो अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद में कितने वर्ष तक रहेगा, 5 वर्ष तक। ठीक है, अब अगली धारा की ओर चलते हैं, धारा 10। 8, 9 इंपोर्टेंट नहीं है, धारा 10। धारा 10 में क्या है, वार्डों का गठन। क्या है, वार्डों का गठन। वार्डों का गठन कौन करेगी, राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि नगर पालिका कानून 2009 के धारा 10 के अनुसार वार्डों का गठन कौन करेगा या कौन करेगी। तो इसमें आएगा, प्रथम को आ गया अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, भारत सरकार या राजस्थान सरकार। तो इसमें क्या होगा, राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान में राजस्थान सरकार, वहां पे राज्य सरकार आए तो भी करना है और राजस्थान सरकार आए तो भी करना है। वार्डों का गठन कौन करती है, राज्य सरकार। कौन करती है, राज्य सरकार। ये कर लो नोट आप, राज्य सरकार। अब जिस प्रकार क्या होता है, अब जैसे वार्डों का हमने गठन कर दिया और यदि कोई आदमी को यदि आपत्ति होती है तो आपत्ति कितने अंदर का डाल सकते हैं, 7 दिन के अंदर। यदि कोई आपत्ति होती है तो 7 दिन के अंदर आपत्ति। यदि आपको जैसे आपके वार्ड में यदि वार्डों का कोई छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, और यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति कितने अंदर के दिन डाल सकते हैं, 7 दिन के अंदर हम आपत्ति डाल सकते हैं। और नगर वार्डों का गठन कौन करेगी, राज्य सरकार। नोट कर लिया। अब आगे की जो धारा है, नगर पालिका के लिए निर्वाचन, धारा 11। धारा 11। नगर पालिका के लिए निर्वाचन, सॉरी, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अब क्या होगा, ट्रिक ये है कि हर एक आदमी क्या होगा, नगर पालिका के लिए निर्वाचन करेगा। हर एक आदमी क्या करेगा, नगर पालिका के लिए निर्वाचन करेगा। अब निर्वाचन के समय क्या होगा कि जो निर्वाचन की नामावली का तैयार करना, निर्देशन, उनके लिए रक्षण, परिरक्षण, ये सब जो सिस्टम होता है नगर पालिका के लिए निर्वाचन के लिए जितनी भी जो हमें आवश्यकता होती है, जो हमें जो चीजें ध्यान में रखते हैं, वो होगी धारा 11, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। कौन से नंबर की धारा है, धारा 11, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अब अगली जो अपनी धारा है वो है धारा 13। धारा 13। धारा 13 में वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली बोलते हैं ना कि तेरा नाम इस निर्वाचन की नामावली में है या नहीं है, कि तेरा नाम भाई इस निर्वाचक नामावली में है। इसकी ट्रिक यही है कि तेरा नाम निर्वाचक नामावली में है। अब तेरा नाम निर्वाचक नामावली में कब होगा, जब तू 18 वर्ष का होगा, क्योंकि इसमें यह नियम होता है कि वोट वो कौन दे सकता है, जो व्यस्त मताधिकार होता है, और व्यस्त मताधिकार की एज कितनी मानी गई है, 18 वर्ष। कि तेरा नाम इस निर्वाचक नामावली में है 18 वर्ष। हमें किसी प्रकार के लिए पागलपन, दिवालिया, पथ भ्रष्ट और भ्रष्टाचार, इन प्रकार की चीजों का ध्यान रखते हैं। जो आदमी ये करता है उसके लिए निर्वाचक नामावली में उसका नाम नहीं होगा। जबकि इसमें बताया गया निर्वाचक नामावली, तेरा नाम निर्वाचक नामावली में, तो तेरा धारा 14 इसमें क्या हो जाएगी, निर्वाचन के लिए ए योग्यता, जिस प्रकार अभी मैंने पहले बताई थी, निर्वाचन के लिए ए योग्यता, पथ भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, ए योग्यता,
ये होगी धारा 14 निर्वाचक के लिए ए योग्यता। ठीक है, जो आदमी मतलब 18 साल से कम है या कोई जैसे भ्रष्टाचार करता है, पथ भ्रष्ट है और किसी प्रकार की जैसे नगरपालिका की मतलब जो संपत्ति उनको नुकसान पहुंचाता है, तो उसका नाम उस निर्वाचन की जो नामावली होती है उस निर्वाचन नामावली से हटा दिया जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार पिछली बार जो अपने एक क्वेश्चन आया था कि जो निर्वाचक नामावली होती है वो तैयार कौन करता है, ये करता है निर्वाचक। जो निर्वाचन नामावली होती है उसे तैयार कौन करता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। कौन करता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये क्वेश्चन आया था आपने पिछली बार जो आरओयू की वैकेंसी आई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निर्वाचक जो नामावली तैयार कौन करता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। समझ में आ गया। अब अगली जो धारा है वो होगी धारा 15, क्योंकि 13 मैंने बता दी कि 13 नाम निर्वाचक नामावली में है, धारा 14 13 नाम इस निर्वाचक नामावली में नहीं है, मतलब ए योग्यता है। अब धारा 15 में क्या होगी, मिथ्या घोषणा। कोई आदमी यदि मिथ्या मतलब गलत घोषणा कर देता कि भाई मैं इस वार्ड का हूं और जबकि वो इस वार्ड का है ही नहीं, तो ये होती है मिथ्या की घोषणा। झूठी घोषणा करता है तो ये होगी मिथ्या की घोषणा, मिथ्या की घोषणा। अब इसमें क्या होगी, यदि कोई आदमी मिथ्या की यदि घोषणा करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए दंड होगा अपने 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास वे 2000 से 5000 का जुर्माना। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि नगरपालिका कानून है जो इतना टफ तो कोई पेपर आएगा नहीं। जो पेपर आएगा वो ओनली फॉर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मतलब इसमें कितने दंड है, कितने वर्ष की कारावास है, वो चीजें में ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि धारा 15 में मिथ्या की घोषणा, कोई आदमी मतलब खुद को मतलब गलत साबित करता है कि मैं इस वार्ड का हूं, तो इसके लिए मिथ्या की घोषणा होगी धारा 15। उससे क्या दंड दिया जाएगा, 1 वर्ष का कारावास वे 2000 से 5000 रुपए का दंड का प्रावधान है। 2000 से 5000 रुपए का उस पर मतलब कर लगा देंगे। सिस्टम ये कर लिया नोट आपने। मिथ्या की घोषणा दंड कितना है, 1 वर्ष का कारावास व जुर्माना कितना है 2000 से। जो अपनी धारा है वो है धारा 16। धारा 16 में क्या है, राज्य का निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी। अब राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन, अफसर कौन लगाएगा, राज्य सरकार। कौन लगाएगा, राज्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार। ये होगी धारा 16। धारा 17 में क्या होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब इसमें से आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपको पता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। कि सर ये जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, जो आपको पता है आपने जो जिले का डीएम होता है ना, जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, वही जिले पे सारी वोटिंग कराता है। जितना भी जो निर्वाचन का ध्यान रखना, निर्वाचन के लिए रक्षण करना, ये सब कौन करता है, डीएम। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश, जिसे हम कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिले पे कौन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी, उस जिले का डीएम। ठीक है, समझ में आ गया। 16 राज्य निर्वाचन अधिकारी, 17 जिला निर्वाचन अधिकारी। अगली जो है सदस्य धारा 21 कि सदस्य के लिए अयोग्य व्यक्ति, सदस्य के लिए अयोग्य व्यक्ति कि भाई कौन पार्षद बन सकता है या कौन नहीं बन सकता है। सदस्य बनने के लिए, सदस्य के लिए अयोग्य व्यक्ति, सदस्य के लिए योग्य व्यक्ति। अब सदस्य के लिए योग्य व्यक्ति कौन बनेगा, आपको सबको पता है कि सदस्य के लिए योग्य व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 21 वर्ष। कितनी रखी गई है, 21 वर्ष। जो व्यक्ति 21 वर्ष का है वो आदमी क्या कर सकता है, पार्षद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या सिस्टम क्या है कि मतलब जो आदमी 21 वर्ष का तो है पर उसे क्या ना होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, जो भ्रष्ट है वो वहां पे जो ये विभिन्न प्रकार के जो सदस्य बनने के लिए क्या बताया गया मैंने, 21 वर्ष के लिए एज होना जरूरी है। अब आगे क्या है, धारा 22। धारा 22 का मतलब क्या होता है, 2 जगह से आदमी निर्वाचन नहीं लड़ सकता। यदि कोई भी पार्षद है कि जैसे मैं इस वार्ड से भी वोट लड़ लूं, उस वार्ड से भी वोट लड़ लूं, हाँ फॉर्म भर सकता है, पर आखिर के अंदर उसे एक वार्ड के अंदर ही उसे निर्वाचन करना होगा। 2 वार्डों के लिए धारा 22 में क्या बता दी गई, 2 जगह से निर्वाचन पर रोक। 2 जगह से निर्वाचन पर रोक, 2 जगह से निर्वाचन पर रोक कि भाई तू 2 जगह से निर्वाचन नहीं कर सकता। इसकी ट्रिक क्या होगी, भाई तू 2 जगह से निर्वाचन नहीं कर सकता। 2 मतलब 2 जगह से निर्वाचन नहीं कर सकता।
यदि कोई व्यक्ति बाई चांस यदि दो जगह से फॉर्म भर के देता है 2 वार्डों से, तो उसे क्या होगा, वार्ड की जो अंतिम तिथि होगी, अंतिम तिथि की 3 बजे से पहले 3 बजे से अंतिम तिथि की 3 बजे से पहले अपना नॉमिनेशन उठाना होगा। 3 बजे से पहले नॉमिनेशन कितने बजे से पहले उठाना होगा, अंतिम तिथि की 3 बजे से पहले नॉमिनेशन उठाना होगा। ये धारा 22 के भाई तो दो जगह से निर्वाचन करने पर रोक है, 2 जगह से आदमी वोटिंग नहीं कर सकता। अगली जो अपने धारा है वो है धारा 24। धारा 24 में सदस्य बनने के लिए ए योग्यता कि भाई तुझे क्या क्या काम नहीं करना है कि तू पार्षद में खड़ा हो सकता है। सदस्य के लिए ए योग्यताएं कि क्या क्या ए योग्यताएं हैं, 21 में क्या पढ़ी थी, योग्यताएं। सदस्य के लिए ए योग्यताएं, सदस्य के लिए ए योग्यताएं। अब ए योग्यताएं क्या क्या, आप इसको इंपोर्टेंट समझ के समझ लेना कि आदमी को क्या होगा कि 6 माह से ज्यादा, आदमी को 6 माह से ज्यादा कारावास नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आदमी को 6 माह से ज्यादा कारावास नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा कारावास नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, कारावास। 5 वर्ष से ज्यादा किसी प्रकार की कोई न्यायालय से सजा नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष से ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा उसके पुत्र नहीं होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार का आचरण नहीं करना चाहिए। वो मतलब दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वो किसी प्रकार से दंडित नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगी, सदस्य के लिए ए योग्यताएं। धारा 24 में क्या बताएंगे, सदस्य के लिए ए योग्यताएं। अब अगली जो अपनी धारा है, पर हाँ ये सिस्टम है कि यदि जो 24 में मैंने बताई थी सदस्य के लिए ए योग्यता, यदि जैसे वो आदमी 5 वर्ष से ज्यादा मतलब सजा नहीं होनी चाहिए, 6 वर्ष से ज्यादा क्या होना चाहिए, उसको कारावास नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम है। पर ये सिस्टम 6 साल तक लागू होगा। यदि उसको जितने भी दंड या कारावास मिला वो 6 साल से ज्यादा हो गई, तो 6 साल के बाद में उसके जितने भी कारावास या तो दंड मिले वो फ्री हो सकता है। और 6 साल के बाद के अंदर वो यदि सदस्य के लिए योग्य व्यक्ति बन सकता है, धारा 21 के अनुसार। अगली जो अपनी धारा है वो है धारा 25, मतदान का अधिकार। धारा 25, धारा 25 में क्या है, मतदान का अधिकार। क्या है, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। धारा 25 में क्या बताया गया है, मतदान का अधिकार। अब क्या होगा कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। आप खुद जैसे विद्यार्थी हो, 18 साल से ऊपर हो गए हैं, तो आप खुद को पता है कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। यदि एक आदमी 2 वार्डों से वोट देता है या एक ही जगह 2 वोट देता है, तो उसके मत का मूल्य क्या मान लिया जाएगा, शून्य। मत मूल्य कितना मान लिया जाएगा रे, शून्य। आदमी 2 जगह से वोटिंग करता है तो उसके मत का मूल्य कितना मान लिया जाएगा, शून्य। धारा 25 में क्या लिखा है, मतदान का अधिकार। और मत मूल्य 2 जगह से ज्यादा यदि मत देता है तो मतदान का तो मूल्य कितना मान लिया जाएगा, शून्य। अब धारा 29, धारा 29 में क्या है, भ्रष्ट आचरण। क्या है, धारा 29 में क्या है, भ्रष्ट आचरण। अब भ्रष्ट आचरण क्या होता है कि जैसे कोई पार्षद खड़ा है आपके वार्ड में, कोई पार्षद खड़ा है। अब पार्षद खड़ा है तो आपको इनाम दे रहा है, राशि दे रहा है, ये 2000 रुपए, तो मुझे वोट दे देना, या तो ये मेरा धर्म का है तो मुझे वोट दे देना, या तो मेरी जाति का है या तो मुझे वोट देना, या पारितोषिक बोलते हैं जिसे इनाम देना या किसी को उपहार गिफ्ट देना, ये नहीं सर आप लीजिए और हमें वोट दीजिए। तो ये चीजें क्या होगी, भ्रष्ट आचरण। ये इंपोर्टेंट धारा याद रखना, धारा 29। धारा 29 में क्या है, भ्रष्ट आचरण, मतलब किसी प्रकार का इनाम, पारितोषिक, गिफ्ट, जाति, धर्म, इनके आधार पर कोई भी पार्षद यदि अपना भ्रष्ट आचरण करता है तो उसे पर नगरपालिका कानून अधिनियम की जो भी धाराएं या जो भी दंड, जो कारावास होगा वो उसके तहत पार्षद को मिल जाएगा। धारा 29 में क्या है, भ्रष्ट आचरण। अगली धारा की ओर हम चलते हैं, धारा 31। धारा 31 में क्या है, निर्वाचन याचिका। धारा 31, धारा 31 में क्या है, निर्वाचन याचिका। सर आपने तो बोला था कि जो इंपोर्टेंट धारा है वही आपको पढ़ाएंगे, पर सर आपने तो सर पूरी धारा पढ़ा दी। अरे पूरी धारा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जो ये टॉपिक है धारा 3 से 50 ये इंपोर्टेंट है। जो राजस्थान जो नगर पालिका कानून है ये इंपोर्टेंट है राजस्थान के नगर पालिका, क्योंकि आपको यदि ईओ बना दिया गया है तो आपको ईओ बनाने ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा व्यक्ति के लिए आपको नॉमिनेशन जो ईओ के पास के आता है नगर पालिका का। अब ईओ को ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कौन सा है जो आदमी पद भ्रष्ट एक नहीं है, सदस्य बनने के लिए ए योग्य है या योग्य है, कौन व्यक्ति है जो अपना मतलब अपने योग्यता से दूर क्यों हट रहा है। तो निर्वाचन याचिका, अब निर्वाचन याचिका में कौन सी है, धारा 31।
जो अपने क्या होता था निर्वाचन याचिका। कोई व्यक्ति को ऐसे लगता है कि जैसे मतलब ये आदमी है जो मतलब वोट में तो जीत गया पर ये आदमी खराब है, तो आप क्या कर सकते हो, निर्वाचन याचिका कर सकते हो। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। निर्वाचन याचिका कितने दिन के अंदर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। निर्वाचन याचिका कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर। किसके पास करोगे, अपने जिले का जो डीएम होगा, जिसे मैंने पहले बताया था जिलाधीश, क्यों जो जिला निर्वाचन अधिकारी मैंने पहले बताया था धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, वो 16 में क्या बताया, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो 30 दिन के अंदर आपको याचिका देनी होगी, किसे दोगे, डीएम को। ये चीज ध्यान रखना। धारा 31 में निर्वाचन याचिका 30 दिन के अंदर, और किसे दोगे, डीएम। अब देखो मैं धारा तो आपको पढ़ा रहा हूं, पर देखो एकदम तो ये आपको याद होगी नहीं। इस चीज को आप बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी तो आपको होगी। फिर आपको खुद मुंह बोलने लग जाओ कि धारा 31 में क्या होगी, निर्वाचन याचिका। सर आपने बताया था 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 16 में 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी। ऐसे ऐसे यदि आप बार बार जो ये चीजें पढ़ोगे, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अब अगली जो अपनी धारा है वो है धारा 37, पद की शपथ। धारा 37, धारा 37 में क्या है, पद की शपथ। अब पद की शपथ कौन दिलाता है, पद की शपथ दिलाएगा जो अपने जिले का डीएम है। वो डीएम क्या करेगा, एक अपना खुद का अफसर को नामित करेगा। अब उस अफसर के सामने आपको क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। आपको नहीं लेनी होगी, जो पार्षद जीता है उस पार्षद को पद की शपथ लेनी होगी। ठीक है, धारा 37 में क्या है, पद की शपथ। शपथ कौन लेगा, जो पार्षद होगा, जो उस इलाके का चेयरमैन होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा, जिसे हम बोल सकते हैं महापौर, सभापति, आयुक्त, जो भी बोलते हैं, वो यहाँ पे शपथ लेंगे। धारा 37 में क्या है, शपथ। अगली जो धारा है वो धारा है 39। 39 मतलब सदस्य की हटाने का प्रक्रिया, सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। हम बोलते हैं ना मारवाड़ी की उन्नचाल, उन्नचाल मतलब हटाना, उन्नचाल सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया में कैसे हटाएंगे, आपको यह चीज आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 बैठक से अनुपस्थित, यदि वो जो निर्धारित तारीख होती है शपथ की, कि जैसे आपको मतलब इस तारीख को आपको आना और शपथ लेना है, तो आपको यदि शपथ लेने में लेट होते हो तो आपको क्या होगा, सदस्यों में से हटा देंगे। शपथ लेने में यदि असमर्थ हो, यदि आप कंटिन्यू 3 बैठक में अनुपस्थित रहते हो, जैसे नगर पालिका की जो बैठक होती है अध्यक्ष करते हैं, वो यदि आज उन 3 बैठकों में क्या होंगे, अनुपस्थित रहोगे, तो आपको क्या कर देंगे, नगर पालिका के ईओ आपको हटा देंगे। क्योंकि उन्नचाल, मारवाड़ी बोलते हैं ना बन्नचाल, उन्नचाल मतलब सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, आपको ईओ सब हटा देंगे कि आपको पार्षद के लिए हटा दिया जाएगा और नया व्यक्ति पार्षद के लिए चुना जाएगा। तो एक तो शपथ आपको टाइम पे लेनी है, 3 बैठकों में आपको क्या होती है, उपस्थिति रखनी जरूरी है यदि आपको सदस्य बनना है तो। अगली जो धारा है अपनी वो इंपोर्टेंट धारा है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। इसमें होगा तो नगर पालिका का अध्यक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं नगर पालिका के अंदर, चेयरमैन। धारा 43 में क्या है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान। धारा 43 में क्या है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के प्रावधान, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब मैं कभी अब आपको ये चीज बोल रहा हूं कि जो अपने नगर पालिका होती है उसमें क्या बोलते हैं, चेयरमैन। नगर परिषद क्या होती है, उसमें क्या बोलते हैं, आयुक्त। वो जो नगर निगम होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, महापौर। उसी प्रकार उपाध्यक्ष को क्या बोल देते हैं, वाइस चेयरमैन। यहाँ आयुक्त बोल दिया, यहाँ पे वाइस आयुक्त बोल दो, यहाँ पे महापौर बोल दिया, यहाँ पे उप महापौर बोल दो। ये होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसे तो कैसे बन सकते हैं, राज्य सरकार क्या करेगी, सीट को जारी करेगी कि इस साल हमें जो ओबीसी की अध्यक्ष बनाना है, इस साल हमें एससी का अध्यक्ष बनाना है, इस साल एसटी का बनाना, इस साल जनरल का बनाना, या इस साल ईडब्ल्यूएस का बनाना, वो सरकार नोमित करेगी। या जो वहां का जो नगर पालिका का जो अधिकारी है, या जो ज्यादा निर्वाचन अधिकारी है, या जो मैंने बताई थी अभी धारा 16 के अंदर राज्य निर्वाचन अधिकारी, वो ये नामित करेंगे कि हमें किस कास्ट का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाना है। तो धारा 43 में क्या होगी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट अपने कान खोल के सुन लेना। धारा 45, धारा 45 में क्या है, नगर पालिका के कार्य। नगर पालिका के कार्य, जब आप ईओ बनोगे तो आपको सबसे पहले जाते ही इस धारा का यूज में लेना होगा कि आपकी नगर पालिका में कौन से काम नहीं हुए और कौन से काम हुए। नगर पालिका के कार्य, धारा 45, नगर पालिका के कार्य। अब नगर पालिका के कार्य कौन कौन से होते हैं, आपको पता है कि जैसे अपने राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम है 1994, उसकी अलग काम अलग है।
जिस प्रकार शहरों में भी नगर पालिका अधिनियम 2000 इसके अलग काम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका के कार्य कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है, मार्गों का निर्माण करना, सड़कों के दोनों तरफ लाइट लगाना, चारागाहों का विकास करना। मैंने क्या बताया था, सबसे इंपोर्टेंट लॉजिंग हाउस, जो रेन बसेरा में स्टूडेंट रहते हैं टेंट के अंदर फ्री सुविधा, उसे बोलते हैं लॉजिंग हाउस। कांजी हाउस, जैसे आपके नगर पालिका में आप उसके अधिशासी अधिकारी हो, आपके क्षेत्र से आवारा पशु घूम रहे तो उसे क्या करोगे, आप उन्हें कांजी हाउस में रखोगे, सड़कों के दोनों तरफ चारागाह लगाओगे, हरियाली, पर्यावरण, शिक्षा के क्षेत्र में काम करोगे, सांस्कृतिक क्षेत्र के मतलब विकास करोगे। ये जितने भी जो नगर पालिका के जो भी वृक्ष होते हैं उन वृक्ष को धारा 45 के अंदर नगर पालिका के कार्य वृक्ष, ठीक है। धारा 45 में क्या है, नगर पालिका के कार्य, ये आपको इंपोर्टेंट रखना। धारा 45 मतलब नगर पालिका के कार्य। अगली जो धारा है उसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य, धारा 48। धारा 48 में क्या है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य, जबकि मैंने धारा 43 में क्या बताया आप बताओ, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य। धारा 43 में मैंने बताया था अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान, जबकि धारा 48 में क्या है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य। अब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्या क्या कार्य करेंगे आपको पता है कि बैठकों की एक तो अध्यक्षता करेंगे। बैठक के अध्यक्ष कौन करेगा, जो भी बैठक होगी पार्षदों की, जो बैठक का अध्यक्ष होगा अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। जो कार्यपालिका है नगर पालिका की, जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका पर निगरानी रखना, कार्यपालिका का जो प्रशासन है उस पर अध्यक्ष ध्यान रखता है। नगर पालिका की जो निधि होती है, जो अपने कार्यपालिका की जो क्या होती है निधि, वित्तीय सहायता, उन वित्तीय सहायता पर क्या ध्यान रखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगर पालिका। ये साहब को बोलेंगे कि साहब ये वित्तीय सहायता हमारे वार्ड में चाहिए, इनसे हमारी ये विकास करिए, ये करिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जितने भी कार्य होते हैं वो होते हैं धारा 48। समझ में आ गया, धारा 48 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य। अब इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट धारा, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट धारा, ये है धारा आपकी। ये धारा किसकी है, आपकी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां, जिसे हम बोलते हैं ईओ की शक्तियां, मुख्य नगरपालिका की शक्तियां, मुख्य नगरपालिका की शक्तियां, कि नगरपालिका की क्या क्या शक्तियां होती है ईओ के पास में। ईओ के पास में तो क्योंकि ईओ सर्वे सर्वा होता है, ये आरएस की पोस्ट है। जिस प्रकार अपने तहसील में कौन बैठता है, तहसीलदार, एसडीएम साहब बैठते हैं, उसी प्रकार जो अपने नगर पालिका के अंदर कौन बैठेगा, ईओ। ईओ ही सर्वे सर्वा होता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करता है, जो अभी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बैठ के करता है, उन बैठकों के रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेख, उनके अभिलेख तैयार करना। जो भी कार्यपालिका है उन कार्यपालिका पर निगरानी रखना कि नगरपालिका की निधि कितनी है, उस नगरपालिका के कोष पे कौन ध्यान रखता है, ईओ साहब। कि भाई अब इस जो हमारे निधि का जो कोष आया, उस कोष में से हमारे पास कितना बचता है, और जो सरप्लस राशि होती है वो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं उनको बताते हैं कि हमारे निधि में इतने पैसे है और इतने पैसे जो आप क्यों करते हैं। फिर मुख्यमंत्री क्या करता है, उन जो पैसे होते हैं उन पैसे को जो लघु बचत स्कीम होती है उनके अंदर डाल सकते हैं, या बैंकों में जमा करा के उनका जो इंटरेस्ट ब्याज होता है वो ब्याज भी लगा सकते हैं। क्योंकि अपने नगर पालिका निधि के पास जो राशि रहेगी वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पता रहेगा उनके बारे में, हमारे पास निधि ये शक्तियां में, जैसे ईओ साहब ने विकास कराएंगे, पार्षद साहब इन्हें बोलेंगे साहब हमारे वार्डों में ये विकास करिए, ये विकास करिए। तो नगर पालिका के पास ये मुख्य शक्तियां होती है। धारा 49, धारा 49 में क्या होगी, नगर पालिका की शक्तियां। ये विभिन्न प्रकार के, जैसे अपने जो राजपत्र, आप अखबार पढ़ते हो रोजाना, अखबार में क्या होता है, डेली राजपत्र आता है कि नगर पालिका जैसे मुंडवा, नगर पालिका फलोदी, नगर पालिका सरवाड़, नगर पालिका गंगानगर। तो इनमें क्या राजपत्र में क्या होगी, यदि आप कोई भी पट्टे जारी करते हो किसी भूमि के, खेत के, तो आपको क्या अखबार में राजपत्र में डालना होगा नगर पालिका, ये आपने ये लिस्ट बना दी किस किस के पट्टे जारी किए, नीचे लिख देंगे नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका का नाम। तो धारा 49 में क्या होगी, आपकी इंपोर्टेंट धारा यही है, मुख्य नगर पालिका की शक्तियां, ईओ साहब की शक्तियां किसमें, धारा 49। अब धारा 50 में क्या है, आप सुन लेना, धारा 50 में कार्यभार को सौंपना। धारा 50 में क्या है, कार्यभार सौंपना, 50-50 कर देना, मतलब आधो काम तो कर ले, आधो काम मैं कर लूं। कार्यभार सौंपना, कार्यभार सौंपना। अब कार्यभार भाई सौंपना 50-50 करना है, मतलब कैसे सर 50-50 कैसे करें, 50-50 ऐसे करना है कि जैसे यदि अध्यक्ष हैं अपने जो पार्षदों के ऊपर, ये क्या होगा अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष साहब काम नहीं कर रहे हैं, यदि वो अनुपस्थित है तो किसको बोलेंगे काम करने के लिए, उपाध्यक्ष साहब को बोलेंगे कि उपाध्यक्ष जी मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, ये बैठक आपको अध्यक्षता करनी है इस चीज की। तो ये क्या कर रहा है, अध्यक्ष का काम कौन कर रहा है, उपाध्यक्ष कर रहा है। अब यदि जैसे उपाध्यक्ष नहीं है तो क्या बोलेगा, सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, आपको काम ये करना है, क्या कार्यभार को क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को सौंप रहे हैं। अब बाय चांस मान लो कि दोनों के काम आ गए और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो क्या करेंगे, ये इंपोर्टेंट चीज है कि जहां पे जो सदस्य होते हैं जितने भी वार्ड के,
वो सदस्य क्या करते हैं, अपने से स्वयं के जो सदस्य होते हैं स्वयं में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं और उस बैठक की अध्यक्षता कर लेते हैं। ये है धारा 50 कार्यभार सौंपना। अब मैंने धारा 3 से लेकर धारा 50 तक जो मैंने इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो पढ़ाई थी। अब आपको जैसे ये लग रहा होगा कि सर आपने तो इतनी धारा बता दी, क्योंकि ये धारा मैंने वही बताई है जो पिछले साल के पेपरों में आ रखी है। जो इंपोर्टेंट धारा है, जो अपने जो दूसरा पार्ट नगर पालिका गठन धारा 3 से 50, इसके अंदर जो इंपोर्टेंट धारा है जो पिछले बार के जो पेपरों में धारा आ रखी है उसी मैंने धारा को बताई थी। अब सर देखो, आपको यदि ईओ पढ़ना है तो ईओ पढ़ना है तो आपको ये नगर पालिका की धारा या जो ये कानून है कानून की धारा तो आपको पढ़ना पड़ेगी। और मैंने तो आपको इतना ये इंपोर्टेंट है बताई, मैंने तो केवल 20 या 22 धारा पढ़ी है। तो 20 जो 22 धारा है इनको आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो ये आपको याद होगी, क्योंकि जिस प्रकार आपको पता है कोई भी चीज है उसका रिवीजन तो बहुत जरूरी है। और हाँ, मैं इंपोर्टेंट एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब जो अपने जो धारा जो नगर पालिका होती है उस नगर पालिका के न्यूनतम वार्ड कितने होते हैं, ये इंपोर्टेंट चीज है। नगर पालिका में न्यूनतम वार्ड कितने होने चाहिए? जिस प्रकार हम पंचायत देखते हैं 5 वार्ड वाले वो भी पंचायत है, 8 वाले वो पंचायत है, पर इसमें न्यूनतम 13 वार्ड होने चाहिए। नगर पालिका के अंदर न्यूनतम कितने वार्ड होने चाहिए? 13 वार्ड। इसमें लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य और अपने जो सदस्य पार्षद साहब, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये भी बैठेंगे। और इंपोर्टेंट क्या है, इसमें 3 एल्डरमैन बैठेंगे जो नगर पालिका का प्रशासन का ध्यान रखते हैं, वो 3 एल्डरमैन। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नगर पालिका में कितने व्यक्ति जो नगर पालिका प्रशासन का ध्यान रखते हैं, कितने व्यक्ति नामित होते हैं? 3 व्यक्ति। कौन करता है? अपने ईओ साहब कर देंगे या राज्य सरकार कर देंगे या अपने मुख्यमंत्री सीएम साहब कर देंगे। तो मैंने ये धारा 3 से लेकर 50 तक जो इंपोर्टेंट धारे हैं वो मैंने बताई है। अब यदि आपको ये वीडियो आपको यदि पसंद आए और सर लगे आपको, यदि आप कमेंट करोगे सर आगे की धारा में जो इंपोर्टेंट धारा है वो आगे बताओ। अब अगले पार्टों में लेसन में क्या होगा कि जो अपने टॉपिक अपने सिलेबस में जो पार्ट वो अपने लेसन आ रखे हैं, जो धारा आ रखी है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। और हाँ, बाकायदा मैं आपको बताऊंगा कि आगने वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर के अंदर एक चैप्टर के अंदर मुश्किल से 3 या 4 धारा, हर चैप्टर में से 3 या 4 धाराएं मैं आपको पढ़ाऊंगा जो इंपोर्टेंट धाराएं हैं कि जैसे नगर पालिका की निधि कौन से में, नगर पालिका का जो ईओ साहब बजट कौन से में जारी करेंगे, नगर पालिका के ईओ जो किस क्षेत्र की ओर विकास करेंगे, जो ये इंपोर्टेंट धारा है वो आपको बताऊंगा। और आपको मैं बोलता हूँ श्योर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाद एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये श्योर। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कुछ जैसे 2 मतलब निर्वाचन पर रोक, 2 जो निर्वाचन पर रोक, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन 4 मतलब सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, मैंने ट्रिक भी कुछ बताई है। और देखो बार बार आप चीजें पढ़ोगे क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अब जैसे अगले जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हम बता देंगे। और हमारे यदि वीडियो में हमारे यदि पहले आप शुरुआत कर रहे हो हमारे इस चैनल पे तो प्लीज हमारे वीडियो को क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे वीडियो पे कमेंट करना है सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और आगे की सर धारा में पढ़ाइए। और हमारे यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नाचनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाके आए हैं, कि नाचनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाके आए हैं और हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, क्योंकि हम तो तूफानों से टकरा के आए हैं। जय हिंद, जय जवान।